अच्छा, बिजनेस वीज़ा के बारे में बताएं कि कहाँ कहाँ के बिजनेस वीज़ा आप अरेंज कर रहे हैं? चाइना के बिजनेस वीज़ा हम लोग करते हैं। अरे चाइना की ठीक तो है बात ही ना, अलग है। यूरोप के बिजनेस वीज़ा हम लोग करते हैं। अच्छा। हम इंडिया के बिजनेस वीज़ाज करते हैं, और इसके अलावा हम लोग फार ईस्ट में भी कंट्रीज में जितने बिजनेस वीज़ा हम लोग करते हैं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स का काम है कि बिजनेस वीज़ा की सर्विस देना लोगों को, क्योंकि सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको हम सर्विस नहीं देंगे तो कैसे करेंगे। बस हम स्टूडेंट वीज़ा नहीं करते, इमिग्रेशन वीज़ा नहीं करते, जॉब वीज़ाज नहीं करते। सबसे अच्छा कहाँ के बिजनेस वीज़ा मिल रहा है? चाइना है। हाँ, चाइना के वीज़ा आसानी से मिल जाता है। मिल जाते हैं। ज़बरदस्त है। टर्की के बिजनेस वीज़ा मिलते हैं, मिल जाते हैं किसी। और चाइना एज अ कंट्री कैसा है? देखिए, चाइना के ग्रुप्स हमने बहुत लगातार किए हैं। अच्छा। और उसका नाम भी हम रखते थे चांदनी चौक टू चाइना ग्रुप का नाम रखते थे। पढ़ा है वो। ठीक है ना, उसमें भी हम लोग सारे हलाल खाने का इंतजाम करते थे, क्योंकि हमारा पार्टनर चाइना में मुस्लिम है। तो जिनजियांग जो प्रोविंस है वो पूरा मुस्लिम प्रोविंस है, और वहीं पे हमारे टूर कंपनी जो पार्टनर है उनके साथ हम मिलकर काम करते हैं। शिनजांग में लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते। टूर बंदा शिनजांग का तो वो होगा ना? सारे अरेंजमेंट्स हमें करता है। होटल तक भी हमें मुस्लिम शावर वाले दिलवाता है लोगों के लिए। बीजिंग और शंघाई हमने किया बुलेट ट्रेन के साथ, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, डिज्नीलैंड हम लोग करते हैं शंघाई में, और फिर हैंगजू रिवर क्रूज होता है, सब चीज़ें करते हैं। बड़ा अच्छा टूर हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी पते की बात है, लोगों को नहीं पता। अगर 5 दोस्त यार मिल के चाइना जाना चाहते हैं ना, और उनके पास बिजनेस इन्विटेशन नहीं है चाइना का, तो भी वो ग्रुप वीज़ा पे जा सकते हैं। कम से कम सिर्फ 5 लोगों का ग्रुप वीज़ा होना चाहिए। अच्छा। और उनको क्या करना है, किसी अच्छी ट्रेवल एजेंसी पे जाएं, उनसे कहीं भी जाएं, उनसे कहें कि हमें चाइना का ग्रुप वीज़े के साथ पैकेज कर दें। वो आपका हफ्ते का, 10 दिन का, जितने दिन का चाहे आपके लिए प्लान करेगा, खाने पीने के साथ चाहे या विदाउट खाना पीना, और आपके लिए टिकट बुक करेगा। वहाँ से अपने पार्टनर से इन्विटेशन लेटर मंगाएगा आपके नाम का। एक ही फ्लाइट पे सबको जाना है, एक ही फ्लाइट पे आना है, कम से कम 5 लोग होने चाहिए। और वहाँ से थाईलैंड चले जाएं, वापसी में जहाँ जाना चाहे, थाईलैंड, दुबई, जहाँ दुनिया में जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन फ्लाइट पहुंचे आप एक ही फ्लाइट पे चाइना में, वापसी भी उसी फ्लाइट पे सब मिलके वापस आए। ठीक है। और ये वीज़ा यहाँ पे VFX के पास चाइना का ड्रॉप बॉक्स है, यहाँ पे इन्विटेशन जमा कराएं, वो ट्रैवल एजेंट ही आपके लिए करा देगा सब कुछ। 1 हफ्ते के अंदर वीज़ा मिल जाएगा और आप जा सकते हैं। ये बिजनेस वीज़ा इतने महंगे मिलते हैं ना, ये आपका होटल और टिकट के साथ ये सब कुछ 2-3 लाख में हो सकता है, अगर आप जाना चाहते हैं ग्रुप की शक्ल में। सिर्फ 5 दोस्त यारों को मिलके जाना है, और फिर वहाँ पे वो आप अपने लिए 2-3 दिन अपने बिजनेस मीटिंग्स या बिजनेस उसके लिए भी आप दे सकते हैं, ताकि आपको कोई काम करना या कोई चीज़ रिसर्च करनी हो। आपको पता है कि कौन सा ऐसा शहर है, हैंगजू है, क्वांगजू, हाँ, कैंटन फेयर वहीं होता है ना, क्वांगजू में। शंघाई भी बहुत अच्छा है काम के लिए, सुई धागे से लेके जहाज तक हर चीज़ मिलती है। हाँ, वो एक बहुत छोटा सा शहर है, वो जो है ना, समझो वो देसी शहर है चाइना में ना। वहाँ सारे पाकिस्तानी इंडियंस आपको मिलेंगे, बहुत लोकल है, बहुत हलाल रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर ना, तो वहाँ वो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा तो ग्वांगझो है मेन जो है ना वो, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए शेंजन है, बहुत बड़ा है यार चाइना, बहुत बड़ा है, बहुत ही मज़े की जगह। ओके, अब मुझे बताएं कि पाकिस्तानियों की बाइंग पावर के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, 2019 में मेरी एक फेवरेट डेट है 5 फरवरी। वो 5 फरवरी कश्मीर डे की ऑफ आता है। उसके बाद कोई ना कोई वीकेंड लग जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे वीकेंड लग जाता है। तो वो ऐसी डेट है और लकी है हमारे लिए, डेलक्स हॉलिडेज के लिए भी और पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए भी। 2019 में मैंने 2019 5 साल पुरानी बात है, 77,000 का बाकू लॉन्च किया था। 400 बंदा हमने जमा किया था, लोग जमा जाने के लिए। पहली तारीख को गए थे, 5 को वापस आए थे। 400 लोग एक साथ ग्रुप में, ठीक है ना, 2-3 फ्लाइट है मल्टीपल पे, और धमाल हो गई। 400 बंदा तो बहुत है, पूरी फ्लाइट आपकी है, सही है ना। तो ये कि अब जो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से जो पाकिस्तानी को हिट पड़ी है ना, बाइंग पावर पहले से कम है। पहले जो पाकिस्तानी 5 स्टार एलीट में स्वीट रूम में रहता था ना, वो 5 स्टार में स्टैंडर्ड रूम में रहता है। जो 5 स्टार में रहता था वो 4 स्टार में रहता है, जो 4 स्टार में रहता था वो 3 स्टार में रहता है। क्योंकि आप बजट कॉन्शियस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि फेयर ज़्यादा हो गए हैं, महंगा हो गया, फेयर ज़्यादा हो गए, टोटल ट्रिप महंगा पड़ रहा है, तो फैमिलीज़ के साथ घूमना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान में आपको पता है, एक हेड ऑफ द फैमिली ही कमाने वाला है, तो पूरी फैमिलीज़ की 5-6 लोगों की फैमिली है, तो सब उसके ऊपर बर्डन है। तो वो जो ट्रैवलिंग जो बाइंग पावर है ना, पहले उससे कम हो गई है। तो चाहता है कि एक अच्छे प्लान मेरा बन जाए। वो अब अकोमोडेशन में पहले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। अच्छा, पाकिस्तानी जो टूरिस्ट है ना, पहले हमेशा से चाहता है कि उसे अकोमोडेशन अच्छी मिले, मतलब उसको एडवेंचर टूरिस्ट नहीं है पाकिस्तान, तो आप जानते हैं। तो पाकिस्तानी चाहता है कि वो सहूलतें मिले, हर चीज़ में सहूलत मिले, अभी भी ये चाहता है। लेकिन अब वो उसकी बाइंग पावर की वजह से बजट कॉन्शियस हो गया है। पहले
अकोमोडेशन बहुत अच्छी जगह था, आप थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है ताकि उसके घूमने फिरने में पैसा लगे, खाने पीने में पैसा लगे, और वो सब कुछ एक्टिविटीज। बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हनीमून पर गया था 2021 के एंड में, और 2021 को गुजरे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 साल हुए हैं, लेकिन उस वक्त भी टिकट्स बहुत सस्ते थे। ये तो 2020 में हमारी इकॉनमी हिली और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और फिर चीज़ें महंगी हो गई, ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगी हो गई। आप यकीन करें फजल भाई, मैं कराची से दुबई से मालदीव्स बिजनेस क्लास में गया था, 2,20,000 का टिकट। अब इकोनॉमी है, एमिरेट्स की बिजनेस क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, 2,20,000, और अब वो टिकट इकॉनमी में मिलता है आपको। फ़र्क भी तो कितना बड़ा आ गया है। सो उस ज़माने में 2021 पे मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि यार अब हर साल मैं एटलीस्ट 2-3 ट्रिप जो है वो आराम से बिजनेस क्लास के लगा सकता हूँ। फिर मैं 2022 के जनवरी में गया फैमिली के साथ, तो यहाँ से थाईलैंड का टिकट 3.5 लाख रुपए, कतर एयरवेज बिजनेस क्लास। मैंने अपने वालदैन का करवाया था, अम्मी अब्बा करवा दिया था। सही है, महंगा नहीं था। और 1,40,000 रुपये का जो था वो था आम टिकट, जो कि मुझे महंगा लग रहा था। मैंने बोला यार ये तो काफ़ी महंगा है, हम तो 80-90 हज़ार रुपये में जाने वाले थे थाईलैंड, लेकिन महंगा था। 3.5 लाख रुपये जो है वो बिजनेस क्लास था, और अब वो 3.5 लाख में नहीं मिलेगा, 3.5 लाख में नहीं मिलेगा थाईलैंड। एक और बात, अब ऐसा है कि दिल्ली से जो लोग जाते हैं थाईलैंड घूमने के लिए, 30 से 35 हज़ार इंडियन रुपीज़ में वो 5 दिन घूम फिर के आ जाते हैं थाईलैंड। बहुत सस्ता है, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बजट एयरलाइंस है। पाकिस्तान में बजट एयरलाइंस इतनी है नहीं। अब एक सऊदी, पाकिस्तान में एयरलाइंस ही नहीं है ना डायरेक्ट। मैं बाकू कैसे जाऊँ डायरेक्ट? मैं उज़्बेकिस्तान कैसे जाऊँ? अब आ रही है ना, अज़रबैजान एयरलाइन आई है, लाहौर में, इस्लामाबाद में चल रही है, डायरेक्ट बाकू जाती है। ठीक है, इस तरह एयर एशिया आने वाली है पाकिस्तान में। थाईलैंड तो डायरेक्ट नहीं जा सकती ना इस साल में एयर एशिया आने वाली है पाकिस्तान में। ओके, ठीक है। इसके अलावा एयर एशिया आने वाली है। हाँ, अब एयर एशिया की वजह से फार ईस्ट में आप लोगों को सस्ते डील्स मिल सकती है। बाली भी नहीं जाती कोई डायरेक्ट। और देखो मेरा पॉइंट पता है क्या है? मेरा पॉइंट है कि मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान में कौन है जो इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है, और क्योंकि एयरलाइंस को कौन हैंडल करता है, टूरिज्म का कौन सा मिनिस्टर है जिसको इतना नहीं पता कि पाकिस्तान में चाइना ट्रैवल बहुत बंदा करता है। आपके पास कोई एयरलाइन ही नहीं है जो डायरेक्ट शंघाई जाती हो भाई। ऐसा ही है। पूरा ट्रैवलर, लाखों बिजनेसमैन है जो कि चाइना जाता है, एक भी एयरलाइन नहीं है जो कि कराची से डायरेक्ट शंघाई की फ्लाइट हो या कराची से डायरेक्ट ग्वांगजो की फ्लाइट हो, एक भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर से डायरेक्ट ग्वांगजो की फ्लाइट हो। ग्वांगजो और शंघाई 2 शहर हैं। हमारी PIA और एयर चाइना वो भी बीजिंग जाती है। बीजिंग कोई भी पाकिस्तानी नहीं जाता बिजनेस के लिए, कोई बिजनेस नहीं है बीजिंग में। बीजिंग इज अ डिफरेंट सिटी, डिफरेंट प्लेस। बिजनेस जो है वो शंघाई में और आपको ग्वांगजो में मिलेगा, और पूरी दुनिया की फ्लाइटें डायरेक्ट आती हैं। पाकिस्तान से फ्लाइट ही नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या रीज़न है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि कोई करप्शन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इतनी कौन सी बेवकूफ़ी है कि आपका बिजनेस है भाई, आपको सिर्फ फ्लाइट निकालनी है। नहीं है, PIA नहीं जाती, PIA यूरोप नहीं जाती। अब मुझे लंदन जाना है डायरेक्ट कराची से, मैं कैसे जाऊँ? ऐसे ही नहीं जा सकता ना, मैं नहीं जा सकता। तो आधे मतलब पूरी दुनिया में मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। मुझे उज़्बेकिस्तान भी कराची से जाना होगा तो मुझे तकरीबन आधा दिन लगेगा। अब लेकिन मैं आपको बात बताऊं, पहले से एयरलाइन बढ़ती जा रही हैं अब। ओके, ठीक है ना। सऊदी की डोमेस्टिक एयरलाइंस आई हैं, सेंट्रल एशियन एयरलाइंस आ रही हैं, उज़्बेकिस्तान अब एयरलाइन दोबारा शुरू हो गई है, लाहौर से डायरेक्ट जा रही है ताशकंद। इस तरह की अब बढ़ती जा रही है। चाइना साउदर्न भी ऑपरेट कर रही है इस्लामाबाद से, मेरे ख्याल है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें एयरलाइंस जो ऑपरेट करती रहेंगी ना, बजट एयरलाइंस और मल्टीपल एयरलाइंस पाकिस्तान आएंगी, तो पाकिस्तानी ट्रैवलर्स और ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, और पाकिस्तान में भी इनबाउंड टूरिज्म बढ़ेगा। हाँ, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि एक इंडियन के लिए दिल्ली और मुंबई से इतने सस्ते टिकट हैं। एक तो मतलब 20,000 25,000 का टिकट मिल रहा है उनको रिटर्न पॉकेट का। अरे पाकिस्तानी 60-70 हज़ार रुपये हो गए। जी बिल्कुल। तो यार ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि एयरलाइंस ऑप्शन ज़्यादा है ना, और टैक्स का भी सीन है ना। हाँ, टैक्स भी कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। टैक्स भी तो कम है, बहुत कम। अच्छा, एयरलाइन ऑप्शन ज़्यादा है और कंपटीशन ज़्यादा है, तो यहाँ भी कंपटीशन बढ़ेगा। इंडिगो एयरवेज हो गई उनकी अपनी, ठीक है। एंड देन इसी तरह छोटी इवन एयर इंडिया भी बहुत सस्ती है। पूरे इंडिया में पोर्ट अच्छा ऑपरेट हर शहर में करती है। एयर एशिया कहाँ की है? तो थाईलैंड की है ना। मलेशिया की है। मलेशिया फिर थाईलैंड में भी है, सिंगापुर भी बेस करती है, मलेशिया भी करती है। तो देखो इसने पूरे एशिया को कवर किया हुआ है। और पाकिस्तान आ रही है तो सस्ती है। इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर पाकिस्तानी टूरिस्ट। और जो पाकिस्तानी टूरिस्ट पाकिस्तान में भी लोग आना चाहते हैं बाहर से, वो भी ट्रैवल करेंगे ज़्यादा जब उनके पास ऑप्शन आएंगे तो। ऐसे ही है।
कि वाकई जो महंगाई जिस तरह से बढ़ी है अब, ऐसे यूरोप ट्रिप की मैं बात करता हूँ, 2018 के अंदर मैंने यूरोप ट्रिप किया 3.5 लाख रुपए में आराम से, 2000 यूरो में हो गया था मेरा पूरा ट्रिप, इंक्लूडिंग माई टिकट्स एज वेल, ठीक है, क्योंकि मैं तो हॉस्टल्स में स्टे करता हूँ, सस्ता पूरा सिस्टम, तो 15 दिन का ट्रिप लग गया था और 1 महीने का मैंने ट्रिप किया था 4.5 लाख रुपए में। आज की तारीख में 1 महीने का ट्रिप आपका 10 लाख रुपए से कम का नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इतना महंगा हो गया। 4-5 साल पहले 3.5 लाख रुपए में हम यूरोप घुमाते थे 10 दिन खाने पीने के साथ, खाने पीने के साथ यार 10 दिन लोग गए ग्रुप्स की शक्ल में हमारे पास, आज भी हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि आपने हमें घुमाया है, ठीक है। अभी 1,20,000 में हम टर्की किए 21-22 में, 2021-2022 में 1,20,000 टर्की यार, 7 दिन 8 दिन लगातार, हर हफ्ते 100 बंदा जा रहा है ग्रुप में, और अभी तो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि टर्की भी महंगा हो गया। महंगा हो गया टर्की, महंगा हो गया, फेयर्स अलग महंगे हो गए, वीजा महंगा हो गया टर्की का, 60,000 वीजा, और हर कंट्री के वीजा पहले जैसे नहीं रहे, बहुत महंगे हो गए यार, दैट्स ट्रू यार। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है एज अ ट्रैवलर ना, बड़ा मुश्किल हो गया। इसी वजह से फिर जब जिस तरह से डेलक्स ट्रैवल्स है, उनकी कोशिश यही होती है कि यार ग्रुप ट्रैवल निकालें तो इतना सस्ता हो कि आप इंडिविजुअली इतना सस्ता नहीं कर सकते, ये बात तो फैक्ट है। जैसे अगर मैंने उज़्बेकिस्तान का ट्रिप किया था, जो इनका पैकेज था, अगर मैं इंडिविजुअली करने की कोशिश करूँ पॉसिबल ही नहीं करूँ मैं, क्योंकि इनको जो है ग्रुप के अंदर इनका पूरा जो है एक सिस्टम बन जाता है, वो आप रिटेल और होलसेल में आप होलसेलर से नहीं लड़ सकते एज अ रिटेलर प्राइस में, सो ये वाला सीन होता है बेसिकली। एक तो ग्रुप में ना बड़े, मैं आपको बताऊं, एक तो हमें नेगोशिएट करना पड़ता है सारे सप्लायर से, एयरलाइन से लेके होटल से, रेस्टोरेंट से, सबसे ट्रांसपोर्टर से, सबसे गाइड से, सबसे नेगोशिएट करना है, और फिर अपने लिए रिस्क लेना है लोगों के लिए, हम खुद के बिहार पे, खुद की जिम्मेदारी पे, कि उनके लिए पहले से सीट्स ब्लॉक करनी है, और फिर लोग तक पैगाम पहुंचाना है सोशल मीडिया, गूगल के थ्रू, कि आप हमारे पास आएँ, हमारे डेटाबेस के थ्रू हमारे पास आएँ, हमने ये पैकेज लॉन्च किया आपके लिए, फिर वो हमारे पे बुकिंग करते हैं, और फिर हम पे एतमाद करके, और फिर उनको सहूलतें देना टाइम पे। आपको पता है 50 लोग बस में जा रहा है, थाईलैंड में, बैंकॉक में है, 7 बजे की फ़्लाइट है, मुझे उनको पहुँचाना है ना 3-4 बजे तक, नहीं मैं पहुंचा पाया ट्रैफिक की वजह से, कुछ भी करके, किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। कितना बड़ा रिस्क है आप सोचो, 50 लोगों का रिस्क, एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ 50। दिसंबर की एंड में आखिरी 10 दिनों में हमने 1000 बंदा सिर्फ ग्रुप की शक्ल में भेजा है, 1000 बंदा। वेरी नाइस यार। अमेरिका भी, यूके, अभी अमेरिका भी में ग्रुप चल रहा है, यूके भी, यूरोप भी, टर्की भी, फार ईस्ट में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, रशिया, उज़्बेकिस्तान, बाकू, अफ्रीका, हर जगह पे, ठीक है ना। तो ये सबको मिला के 1000 बंदा सिर्फ आखिरी के विंटर वेकेशंस पे, तो पाकिस्तान कितना ट्रैवल करता है, और सबको सहूलतें दिए कम रेट पे। मैंने अक्टूबर में, डिलक्स होल्डर्स को 10 साल हुए, बुटीक और ये जो कपड़ों की जो चीज़ें हैं, या कोई भी किसी किस्म चीज़ें, उन पे 10% को सेल लगे तो ठीक है, समझ में आता है। कोई टूर पैकेज पे 10% की सेल लगने का मतलब है कि 5 लाख का पैकेज 4.5 लाख का हो गया, ठीक है जी, 10 लाख का पैकेज 9 लाख का हो गया, 10% सेल। अगर आप 5 लोगों की फैमिली मेंबर है तो आप लोग का 5 लाख 6 लाख हर फैमिली को बच रहा है। वो सेल मैंने लगाई अक्टूबर में, लोगों ने, मेरे पास 500 लोगों ने बुकिंग कराई सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, विंटर वेकेशन की मैंने सेल लगाई थी। तो लोग चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा हो, और फ़ायदा देने वाले टूर ऑपरेटर या कोई भी ट्रैवल एजेंट हो, हम या कोई भी हो, वो देता है तो वो ट्रैवलर इसको ग्रैब करता है उस डील को। इंशाल्लाह ईद हॉलीडेज़ की सेल भी निकाल रहा है लोगों के लिए।